फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे लिंग विद्यालय समाज का भाग 23 नंबर। तो इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा, प्रकरण चल रहा है जो पिछली वीडियो में चल रहा था, स्वास्थ्य के संदर्भ में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति। जो कि विश्लेषणात्मक स्थिति है उसके कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। आज अध्ययन करेंगे 6 नंबर बिंदु है स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। आप देखते हो कि भारतीय समाज में या भारतीय देश में हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव शहरी क्षेत्र में अत्यधिक जो सुविधाएं हैं वो शहरी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे भारत देश में या भारतीय समाज में जो स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। अनेक बार ये देखा जाता है कि अनेक मरीजों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ नहीं मिल पाती या अधिक दूरी पर हॉस्पिटल होने के कारण उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार के अनेक बार जब समस्या आती है तो सबसे अधिकतर यही होता है कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा चल रही हैं उनका हमारे यहाँ में अभाव रहता है, जिसके कारण अनेक स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है व्यायाम में भेद। आप देखते हो कि जो व्यायाम होता है उसमें एक स्त्री पुरुष में भी फर्क हमें देखने को मिलता है। बालिकाओं में व्यायाम के लिए भी अंतर मिलता है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि एक बालक सुबह उठकर दौड़ लगाने के लिए जाता है, उसी प्रकार एक बालिका दौड़ लगाती है तो उसके ऊपर अनेक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, अनेक समस्या आ जाते हैं, अनेक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका किसी को जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आप देखते हो कि एक बालक जब दौड़ करने जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं होता है, जबकि एक बालिका दौड़ करने के लिए जाती है तो उस पर अनेकों क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। तो ये इस प्रकार का अंतर भी भारतीय समाज में एक बालिकाओं में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अनेक स्त्रियों को तब व्यायाम की आवश्यकता होती है तो भारतीय समाज में पर्दा प्रथा होने की वजह से वो घूम नहीं सकती, पूर्ण रूप से व्यायाम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, भेदभाव की स्थिति है। अगला पॉइंट आता है खेल कूद में विभेद। खेल कूद में विभेद। आप देखते हो कि एक बालक कोई भी खेल खेल सकता है, लेकिन एक बालिका उस खेल को नहीं खेल सकती। तो आप
देखते रहते हो कि जैसा कि एक बालक और एक बालिका में भी खेल कूद में भी अंतर लिंग भेद की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि बालक अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स में भाग ले सकता है, लेकिन बालिका इस प्रकार के स्पोर्ट्स में तो न अनेक में, जैसा कि बालिकाओं के लिए ऊंची कूद, अंबे कूद, दौड़, तैरकी आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेने की इच्छा रखती हैं। जिन सभी प्रतियोगिताओं में बालक भाग लेने की सामना करने को तैयार रहते हैं, बालिका भी उसी प्रकार उन सभी खेलों में, सभी चीज़ में भाग लेने के लिए करती है। लेकिन इसके प्रति उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं इसमें दिखाई देती हैं, जिससे अनेक समस्याओं का सामना बालिकाओं के द्वारा करना पड़ता है। ये इसके बाद अगला पॉइंट आता है मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। आप देखते हो कि बालक और बालिका को जो मानसिक जो संतुलन है या मानसिक जो मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है, उसकी स्थिति भी उन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि ये एक अच्छे प्रकार से कार्य कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो इस चीज़ की स्थिति भी हमारे सामने देखी जाती है। जबकि एक बालक का हार्ड मन होता है, कठोर मन होता है, जबकि एक बालिका का बहुत ही कोमल मन होता है। अनेक कमियों के कारण उसके बुद्धिमानी और शक्तिमानी को समझाया नहीं सकता, क्योंकि उसका जो अन्य वो कोमल होता है। इसी प्रकार बालिकाओं के मन में हीन भावना उत्पन्न होती हैं, जिससे कि उनके मानसिक विकास के लिए वो बहुत बड़ी बाधक और समस्या बनती है, जिससे कि उनको आगे कार्य करने के लिए इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो आप देखते आ रहे हो कि भारतीय समाज में स्वास्थ्य के साथ में महिलाओं की जो स्थिति थी उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। आगे जो अपना अगला पॉइंट आएगा कार्य सहभागिता। आप देख रहे हो कि अगला पॉइंट आता है कार्य सहभागिता, जो 4 नंबर पॉइंट है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का जो विश्लेषणात्मक वो है, उसके अंतर्गत 4 नंबर आता है। कार्य सहभागिता के संदर्भ में आप के संदर्भ में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति, जो आके आप देख रहे हो कि एक कार्य के संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, भारतीय समाज में क्या स्थिति है, इस चीज़ के बारे में आज हम अध्ययन करने को जा रहे हैं।
आप देखो कि कार्य सहभागिता में एक स्त्री और एक जेंट्स को एक दूसरे के पूरक माना जाता है कि कोई भी कार्य करे तो एक कार्य जिसको स्त्री कर रही है वो जेंट्स के बिना अधूरा माना जाता है, और जबकि एक जेंट्स किसी कार्य को कर रहा है तो स्त्री के बिना इन दोनों में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष के रूप में माना जाता है कि एक स्त्री को जेंट्स का सहयोग देना चाहिए, जबकि एक जेंट्स को एक स्त्री का सहयोग देना जाता है। प्रत्येक जेंट्स की सफलता में एक ही स्त्री का हाथ होता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, ये चीज हमें देखने को मिलती है। परंतु कार्य सहभागिता के अंतर्गत भारतीय समाज में अनेक विसंगतियां देखी जाती हैं। इन विसंगतियों के कारण भारतीय समाज की जो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है वो शोचनीय हो जाती है। तो कार्य सहभागिता के संदर्भ में कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन करने को जा रहे हैं। फर्स्ट है निर्णय संबंधी कार्यों में सहभागिता। आप देखते हो कि कोई भी कार्य होता है उसमें एक जेंट्स के लिए एक स्त्री से सहभागिता आवश्यक होती है। तो आप देखते हो कि एक किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का अधिकार एक जेंट्स को नहीं होता है पूर्ण रूप से, बल्कि एक स्त्री और जेंट्स दोनों को मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर के एक किसी भी चीज़ का निर्णय संबंधी जो कार्य है उनमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। निर्णय की क्षमता एवं योग्यताएं स्त्रियों के अंतर्गत भी होती हैं, लेकिन उनको निर्णय करने का पूर्ण मूल अधिकार नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से उस अधिकार से वंचित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है उत्तरदायित्ववादी संबंधी। दायित्व आप देखते हो कि उत्तरदायित्व का जो संबंध है उसका सहभागिता का कार्य भी है कि स्त्री और पुरुष दोनों के मध्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी प्रत्येक रूप से जेंट्स रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समाज में स्त्री और पुरुष हर कार्य के लिए उत्तरदायी होने चाहिए मन रूप से। इस क्षेत्र में स्त्रियों को उत्तरदायित्व के को अधिक माना गया है, जबकि आप देखते हो जेंट्स पर के कम उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं, जैसा कि अतिथि सेवा, पति सेवा, पुत्र पत्रों का पालन पोषण, और उसके साथ साथ अनेक भारतीय समाज में अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। इन सब का उत्तरदायित्व अधिकतर स्त्रियों को दिया गया है।
जिसके बोझ के कारण अनेक स्त्रियां अपना संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं कर सकती हैं। उसके साथ साथ उनका संतुलन घटता हुआ मानसिक संतुलन एवं अन्य प्रकार से वो संतुलित होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है धनार्जन संबंधी। आप देखते हो कि धनार्जन संबंधी आप देख रहे हो कि कोई भी कार्य करने के लिए, धनार्जन करने के लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता का सहयोग आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल एक स्त्री और एक जेंट्स के लिए जेंट्स ही हो, केवल स्त्री का उसमें किसी न किसी प्रकार से सहयोग अवश्य रूप से रहता है। आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य करने के लिए एक स्त्री या स्त्री कोई कार्य कर रही है तो उस कार्य के लिए स्त्री अपना धनार्जन करते हैं, जबकि जेंट्स भी कुछ औद्योगिक एवं व्यवसायों के स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से धन अर्जन किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है। आप देखते हो कि एक स्त्री कमाएगी तो भी किसी समस्या का पार नहीं होगी, कोई जेंट्स कमाएगा तो उसमें भी। इसके बाद अगला आता है सुख दुख संबंधी। सुख एवं दुख संबंधी। आप देख रहे हो कि सुख एवं दुख संबंधी जो कार्यों की जो सहभागिता है उसके अंतर्गत भी एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के लिए, दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी माना जाता है। कि आप जब देखते हो कि एक स्त्री एक जेंट्स की होती है और एक जेंट्स एक स्त्री का होता है, तब उनकी शादी होती है, तो वो इस चीज़ का एक वचन भी लेते हैं कि हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। आप देखते हो चाहे किसी के कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, लेकिन जब कोई दुख या समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी तो कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे का आपसी में अवश्य रूप से साथ देते हैं कि स्त्री और पुरुष का दोनों का सदैव इस चीज़ से सहयोग रहता है कि एक जेंट्स एक स्त्री का और एक स्त्री एक जेंट्स की हो। तो इसी के साथ साथ हमें इस प्रकार के जो अनेक जो सुख दुख संबंधी जो हमें सुख में भी एक दूसरे का साथ रहना चाहिए और दुख में भी। ऐसा नहीं है कि हम एक सुख में तो एक दूसरे के साथ रह गए, लेकिन जब एक दूसरे के सामने कोई समस्या आई तो हम उसको एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हुए ले जाए, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। टाइम देखना रहा 10 मिनट। प्रशासनिक कार्यों में आप देख प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता
आप देख रहे हो कि हमें जो प्रशासनिक जो कार्य हैं होते हैं उनमें भी एक दूसरे की सहभागिता करनी चाहिए, जिसके कि आप देखते हो कि प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके अनेक पदों पर स्त्रियां नियुक्त होती है, फिर भी वो अपना कार्य करती रहती हैं। उसके साथ साथ जेंट्स वर्ग को उसमें सहयोग देना चाहिए। यदि जेंट्स वर्ग प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो स्त्रियों को उस कार्य के लिए सहयोग देना चाहिए। उसके बाद है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यों में आप देखते हो पॉलिटिकल में चुनाव लड़ती है स्त्रियां और उनका उपयोग करते हैं, उनके दो का उपयोग जेंट्स करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में एक दूसरे को सहयोग की सहभागिता देनी चाहिए। वर्तमान समय में स्त्रियां अनेक पद चाहे आप देखते हो वर्तमान समय में राष्ट्रपति से लेकर पंच सरपंच तक सभी राजनीतिक कार्यों में महिलाएं अपनी स्थिति एवं कार्यों को सहजती हैं, करती हैं। अपने जो स्त्रियों का जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देती है और जो कि राजनीतिक व्यवस्था है उसको उच्च स्तरीय पदों पर आसीन होती हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में एक जेंट्स एवं पुरुष को दोनों को वो करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना सेवा क्षेत्र में कार्यों में सहभागिता। आप देखते हो कि सेवा का जो क्षेत्र है, चाहे एक जेंट्स का हो चाहे एक स्त्री उसका हो, तो उसके अंतर्गत दोनों का सेवा के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत सहयोग करने की भावना रहनी चाहिए। चाहे अनेक प्रकार की सेवाएं हम लोगों के द्वारा की जाती है, समाज सेवा, आर्थिक सेवा, परिवार की सेवा, अतिथि सेवा, अनेक रूपों में इस प्रकार की सेवाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस प्रकार की सेवाओं में भी उच्च स्तरीय स्थिति को सराहनीय के में स्त्रियों का बहुत सहयोग और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस प्रकार के समय भी एक स्त्री पुरुष को अपने सेवा संबंधित कार्यों में सहयोग देना चाहिए। इसके बाद अगला कार्य आता है विकास कार्य क्षेत्र में भी। आप देखते हो कि एक स्त्री और एक जेंट्स का विकास कार्य है, एक पक्ष से नहीं हो सकता। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के लिए विकास कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जिससे कि आप देखते हो चाहे वो सहयोग डेवलपमेंट बालक बालिकाओं का हो, चाहे घर फैमिली परिवार का हो या समाज का हो, तो इन सब में एक दूसरे का सहयोग एक स्त्री और पुरुष के द्वारा होना चाहिए। जैसा कि हम हमारे बालकों को इस प्रकार का सहयोग के साथ साथ अन्य संस्कार और अन्य शैक्षिक योग्यता उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, जो कि उनके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नंबर धार्मिक कार्यों में। आप देखते हो कि हाँ टाइम देखना भुवनेश, 5 मिनट है। तो आप देखते हो कि धार्मिक कार्यों में भी एक स्त्री और एक जेंट्स के मध्य एक दूसरे के सहयोग की भावना रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ भारतीय समाज में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों की बहुत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान अवश्य रूप से माना जाता है।
पतियों को अपने साथ कर भी स्त्रियां धार्मिक यज्ञ एवं अनुष्ठान के निर्देश दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे धर्म में स्त्री पुरुष एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे को इस कार्य के प्रति उत्तरदायी भी मानते हैं। ऐसा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कि किसी कार्य को एक जेंट्स करे और किसी कार्य को एक स्त्री करे, तो ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे का उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे कि पाप और पुण्य का एक दूसरे का उनमें सहयोग ना रहे, एक दूसरे के वे सहयोगी रहें। उसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता। आप देख रहे हो कि जो सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनमें एक दूसरे की सहभागिता होना आवश्यक है। चाहे स्त्रियाँ किसी भी के सांस्कृतिक कार्यों को कितना भी अच्छा सकते हैं, लेकिन बिना जेंट्स के वो कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। पूर्ण रूप से उस कार्यों में जेंट्स और का भी कुछ न कुछ सहयोग रहना चाहिए, स्त्रियों का भी, तो तब जाके वो कार्य पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं, अच्छे होते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों इस कार्यक्रम के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। भारतीय समाज में अनेक कार्यों में जेंट्स व स्त्रियों का दोनों के सम्मान की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है कि किसी भी कार्य के लिए एक जेंट्स को सहयोग नहीं। इसके साथ आगे कहा गया, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप देखते हो कि भारतीय समाज में नारियों की पूजा, नारियों का आदर्श भाव एक्सीडेंट काल से रहा है, सम्मान की स्थिति नारियों की रही है। लेकिन उसके अंतर्गत ये जो कहावत है वो वैदिक सभ्यता से हमें मिलती है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार की स्थितियाँ वास्तविक रूप में समाज में तो उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है उसमें अनेक रूप से इस प्रकार की भारतीय संस्कृति को उत्पन्न करने और विकसित करने की स्थिति मिलती है। एस के दुबे जी इस संदर्भ में कहते हैं, किसी प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। पुरुष प्रधानता की स्थिति धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है तथा नारी का उत्तरोत्तर देखा जा रहा है। विश्लेषणात्मक रूप में यह वह समय दूर नहीं है जब नारी एवं जेंट्स संपूर्ण समान होंगे तथा जेंट्स वर्ग की प्रधानता का उन्मूलन होगा। अब आप इसमें देख रहे हो एस की दुबे जी इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जिसमें स्त्री और जेंट्स एक दूसरे के समान होंगे। तो आप देखते हो कि और जो एक रूढ़िवादी जो परंपरा एक्सीडेंट काल से चले आ रहे हैं उन्हें हमें समाप्त करना चाहिए। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों को अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।